तो बिहार का चुनावी दंगल अब पूरे शबाब पर आ चुका है। पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म होने से पहले एक तरफ ताबड़तोड़ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से सीटों को लेकर खींचतान भी चरम पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन की, जिसका इंतजार विरोधियों को भी था। तेजस्वी यादव ने आज गाजियाबाजी के साथ राघोपुर सीट से अपना पर्चा भरा। तेजस्वी के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी नॉमिनेशन में साथ पहुंची थी। लालू यादव व्हील चेयर पर बैठकर तेजस्वी के साथ पहुंचे। राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया कि उन्हें राघोपुर की जनता पर पूरा का पूरा भरोसा है। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पे लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल तेजस्वी तय है, बिहार तेजस्वी मय है। अच्छा, खास तौर पे युवाओं में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। आप 20 वर्षों से आप देखिए डबल इंजन की सरकार है और बिहार के युवाओं को इन लोगों ने क्या दिया है? बिहार को एक भी फैक्ट्री की बात करिए, उनके रोजगार की बात करिए, उन सरकारी नौकरियां। हमारे यहाँ महागठबंधन एकजुट है, जनता के साथ उनका अच्छा तालमेल है और महागठबंधन की सरकार कोई सीटों को लेकर कुछ नहीं ऐलान हो जाएगा? आज हो ही जाएगा, हो चुका है बहुत जगह। आप देखिए कि ऐलान आज हमको लगता है कि आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो आज नामांकन करने वाले बड़े चेहरों में दूसरा नाम बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी था। विजय सिन्हा ने लखीसराय सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद खुली जीप में उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। विजय सिन्हा के नामांकन में खास आकर्षण रहा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी। ये दोनों चेहरे नामांकन और रोड शो के दौरान विजय सिन्हा के साथ खड़े रहे। तीनों नेताओं ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए दावा किया कि एनडीए को इस बार बिहार में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। आज हमारे विधानमंडल के नेता सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज बाबू बड़े भाई के रूप में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में नामांकन कर जनता की सेवा के लिए फिर से आशीर्वाद हमने मांगा है। और बिहार के विकास में लखीसराय विधानसभा, जिला और ये पूरा बिहार एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए विजय जी को बधाई देने आया था, शुभकामना देने आया था। और बिहार के विकास में एक अहम कड़ी लखीसराय जिला है। इसको मजबूती से यहाँ की जनता से आग्रह करूंगा कि अपार बहुमत से इनको विजय बनाकर पटना भेजे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने के लिए सहयोग करें। ढेरों शुभकामनाएं हमारे लखीसराय के प्रत्याशी भाई विजय सिन्हा जी को, जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र की सेवा की है। और मैं ये मानती हूँ कि बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है। और यहाँ पर नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी। बता दें कि बिहार में पहले फेज के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से पर्चे भरने वालों की लाइन लग गई है। पहले फेज के लिए आज कुल 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें सबसे ज्यादा आरजेडी से 7 कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल किया। उसके बाद सीपीआई एमएल के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी की ओर से आज विजय सिन्हा समेत 4 नामांकन किए गए, जबकि जनसुराज की ओर से 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया।
इसके अलावा 2 निर्दलियों ने भी पर्चा दाखिल किया है, जबकि जेडीयू और बीएसपी के एक प्रत्याशी ने आज नॉमिनेशन किया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी आज नामांकन भरना था, लेकिन अब वो कल पर्चा दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन करने वालों की लाइन लंबी है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसकी वजह है आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चली रही तकरार। पहले फेज के नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ चुकी है। 17 अक्टूबर तक ही पर्चा भरा जाना है, लेकिन महागठबंधन में अभी सीटें भी तय नहीं हो पाई हैं और सूत्रों का यह भी कहना है कि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की लिमिट तय कर दी है, पर कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की डिमांड पर अभी भी अड़ी है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस 65 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है और कांग्रेस के फॉर्मूले में मुकेश सहनी की वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों को 40 सीटें देने की बात कही जा रही है। उधर आरजेडी वीआईपी को 12 सीटें देना चाहती है, जबकि मुकेश सहनी कम से कम 20 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं। नॉमिनेशन हो गया, इस बीच में अब तक महागठबंधन का ऐलान क्यों नहीं हो पाया? सब ऐलान हो रहा है ना भाई, वो भी एक रणनीति का। सनी से कुछ दिक्कत है? किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर बिहार में दिक्कत अगर है तो वो सिर्फ एनडीए की 20 साल की सरकार से है, जनता को, और जनता को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल की जो सरकार है, जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाया है, महंगाई को बढ़ाया है, गरीबी को बढ़ाया है, उससे दिक्कत है। उधर लेफ्ट पार्टियां भी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए महागठबंधन में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी की कई सीटों पर दावा ठोक रही हैं। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का सवाल है, तो दोनों के बीच करीब 1 दर्जन सीटों को लेकर खींचतान चल रही है और इन्हीं सीटों पर फैसले के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। लेकिन समझौते से पहले सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को टिकट बांटने में जुट गई हैं। आरजेडी अब तक 71 उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए सिंबल दे चुकी है, जबकि सीपीआई-एमएल भी 18 उम्मीदवारों को सिंबल दे चुकी है। सीपीआई ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और 4 और सीटों का दावा कर रही है, जबकि सीपीएम के भी 2 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। उधर मुकेश सहनी भी कुछ ऐसी सीटों पर सिंबल दे चुके हैं जिन पर आरजेडी भी दावेदारी कर रही है। ऐसे में चर्चा है कि सीटों का पेच जल्द नहीं सुलझा तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है। और ये बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ दीपक चौरसिया जी, जिनका ये शो है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मोस्ट वेलकम आपका। और अब सुनिए आप ये बयान। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर रहे हैं। आज सीटों मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या नहीं है? सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। हम लोग 4-5 वो सब घोषणा एक साथ, सब घोषणा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जुड़ेंगे, मेरे साथ आरजू खान आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं और मेरे साथ डॉक्टर अनुप्रिया हैं जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। लेकिन पहले माफ़ी मांग लूँ, दिल्ली का ट्रैफिक कभी कभी आपको पंगु बना देता है और ऐसे ही ट्रैफिक जैम में आज मैं फंसा हुआ था, जिसके चलते आपके सामने 8 बजे मुखातिब नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आरजू, सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अभी भी गठबंधन में औपचारिक कौन कितनी सीटें लड़ेगा ऐलान नहीं हुआ है, यानी झगड़ा चल रहा है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है और कुछ घंटों के बाद आपके टीवी स्क्रीन पे जरूर चलेगा। हम सब लोग साथ में मिल बैठ के सारी चीजें, सीट शेयरिंग का फार्मूला आपके टीवी स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई देगा, मैं यकीन के तौर पे। लेकिन अब तो 2 दिन बचे हैं, आज 15 तारीख हो गई, 2 दिन बाद पहले दौर के नामांकन का जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा। आप एकदम बखूबी आप सही कह रहे हैं, इसी वजह से हमने सिंबल बांट दिए, हमने बांटे, माले ने बांटे और यही हमारा रणनीति का हिस्सा था कि हमने सिंबल, इसीलिए सिंबल जो है जिस कैंडिडेट को चाहिए थे उसको हमने दे दिए। तो हमारे अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यकीन के तौर पे कह सकता हूं। और थोड़ी सी देर की वजह यह जरूर हो सकती है दीपक चौरसिया जी, 243 सीटों पे एक बाय एक करके हम बातें कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और वो मंथन इसलिए जरूरी था कि जो 2-3 दिन पहले आपने एक चीज तस्वीरें देखी ना,
कि आरएसएस, एक लड़का जो है सुसाइड लेटर लिखता है और उसमें क्या कहता है कि आरएसएस के लोग उसके साथ यौन शोषण अपराध कर रहे थे, वो सुसाइड नोट हटा दिया गया। इन चीजों से, इन फिजाओं को बिहार के महफूज रखने के लिए मंथन तो जरूरी है ना। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, स्केलेटन निकला जमीन खोदने के बाद, और उसके बाद भी उस बच्ची का अभी तक पता नहीं है। डबल इंजन की सरकार, सीबीआई, ईडी, जमीन खोदने के बाद, स्केलेटन निकलने के बाद कोई अपराधी घोषित नहीं। इसलिए इन सब चीजों से बचाने के लिए बिहार की जनता खुद प्रयासरत है और बिहार की जनता लड़ रही है जमीन पर। और आपने देखा होगा किस तरीके से लड़ रही है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी को खदेड़ रही है, बचौल साहब को खदेड़ रही है, जीवेश मिश्रा दवा माफिया उनको खदेड़ रही है, बचौल साहब को खदेड़ रही है, श्रवण कुमार को खदेड़ रही है। यही तो पर रुकते हैं बिहार अर्जुन की जी, आपका जनता की 60 लड़ाई सेकंड का लड़ टाइम पूरा हो गया है, लेकिन मैं सीधे जाऊंगा डॉक्टर अनुप्रिया के पास। अनुप्रिया जी ये कह रहे हैं कि सिंबल बांटना इनकी स्ट्रैटेजी है या तालमेल न बन पाना कारण है, आपको क्या लगता है? दीपक जी, जो ठगों का गठबंधन है और जिसमें प्राथमिकता परिवार के लोगों को है और परिवार की राजनीतिक महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण यह है कि कैसे बिहार की जनता की गहरी कमाई लूट ले। अगर नौकरी देने का वक्त आए तो नौकरी देने समय कैसे हम लोगों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले। ऐसे लोगों ने आपस में अब गठबंधन में होड़ लग गया है कि कौन कितने कैंडिडेट को टिकट देने के लिए ठगेगा। देखा होगा आरजेडी के आप कार्यालय मुख्यालय से वहां टिकट बांटे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और टिकट बुला के मांग लिया गया। इन्होंने तय किया कि नहीं, जो ज्यादा पैसा देगा उसको हम टिकट देंगे। लगातार ये पार्टी जो पैसे की उगाही करती है, राजनीतिक इनके लिए बस एकमात्र सत्ता हासिल करने एकमात्र ध्येय है। इनको चिंता ही नहीं है कि बिहार में क्या होगा। हमने लगातार हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा एनडीए अलायंस है, हमने अपने सीटों की भी घोषणा कर दी है, हमने अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। लड़ाई बड़ी यह है कि हम बिहार की जनता की जो विकास की रफ्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में चला है, वह रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। लोगों को यह मन में बिल्कुल भी भय नहीं होनी चाहिए कि सरकार कहीं से भी असुरक्षित लोगों के हाथ में नहीं जाए। इसलिए हम लगातार अपने एनडीए अलायंस के साथ में मजबूती से बिहार की जनता के बीच में 2025 से 30 फिर से नीतीश की सरकार के साथ में हम लोग जा रहे हैं। आरजू जी, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र यादव जी, जानना चाहूंगा उपेंद्र कुशवाहा माने कि नहीं माने? जीतन राम मांझी 2 सीटों से फ्रेंडली फाइट के लिए, मतलब उनको मना पाए आपकी फ्रेंडली फाइट मत करिए? नहीं दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट रही। बात हमारे जो है ना कुशवाहा सर का, वो भी है ना मान गए हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके जो है ना एनडीए गठबंधन के अंदर में जितने भी हमारे घटक दल हैं, वो अपना अपना लोगों को जो है ना सिंबल दे करके भेज रहे हैं क्षेत्र में। और बहुत जल्द जो है ना, जो छोटी मोटी 1-2 सीट का जो हमारे यहाँ कुछ है, तो वो जो है ना मिल बैठ करके हम लोग रात तक फैसला करके जो है ना कल नॉमिनेशन सबका हो जाएगा। हमारे यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब रही बात इंडी गठबंधन का, तो इंडी गठबंधन के लोगों के यहाँ भाई सिर्फ फुटौवन जबरदस्त चल रहा है। अभी जाइए, कांग्रेस का जो है ना कृष्णा अल्लावरू जी आए हैं, उनको जो है ना एकदम खदेड़ करके लोग घुसा दिया है। तो ये लोग देखिए, दंगाई बलवाई पार्टी है। बिहार की जमीन पर जो है ना आकर के ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना हम सत्ता हथिया लें, लेकिन इनको जो है ना सत्ता नसीब नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता इनको 65 सालों से कांग्रेस को खदेड़ करके बाहर रखी हुई है। और यही बिहार की सम्मानित जनता जो है ना राजद को 20 सालों से बाहर रखी हुई है। तो दीपक जी, मैं बता दूं, इनका जो चेहरा रहा है, चाल और चरित्र रहा है बिहार के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बनने का, तो इस प्रवृत्ति से जो है ना पूरा बिहार की आम आवाम 13 करोड़ सम्मानित जनता ने इस बात को समझ गया है कि जैसे ही जो है ना इंडी गठबंधन के लोगों को हाथ में सत्ता हाथ लगेगी कि नहीं, तो अरे भाई, जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जदू वंश का गौ माता का चढ़ाई पूरा खा गए, ठीक है, तो अब तो सारे बिहार की आम आवाम पिछड़ा सभी लोग समझ गए हैं कि भाई इन लोगों को जैसे सत्ता हाथ में जाएगा कि नहीं, तो ये पूरे रिसोर्स को लूट करके जो है ना ये लोग धन्ना सेठ हो जाएंगे। चलिए रुकिए, तो पूरे बिहार की जनता समझ गई है। रुकिए, आपका वक्त पूरा हो गया। आरजू खान साहब, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन चारा चोर वाला जो चस्पा हुआ है आपके ऊपर, ये आपको छोड़ेगा नहीं। कैसे निपटेंगे इससे इस चुनाव में? और इससे कि अगर आप आए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, ये अपनी उपलब्धि तो बता नहीं पाएंगे, तो जाना पड़ेगा ना इनको अतीत में।
ये अतीत में जाएंगे, इनका गिरेबान खींच के हम लेके वर्तमान में आएंगे और सवाल पूछेंगे कि बिहार की आम मजदूर का क्या हुआ, पलायन पे आपने क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, आपने बेरोजगारी पे क्या किया, नीति आयोग की रिपोर्ट पे क्या किया, आपने सृजन घोटाला पे क्या किया। और आप ये भी बताइए कि जो चस्पा करवाते हमारे ऊपर जबरदस्ती, कि आपकी सीबीआई ईडी शारदा नारदा शुभेंदु अधिकारी के यहाँ पहुंच रही है या आप उसका पत्ता काट दे रहे हैं? हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ पहुंच रही है या जाने से मना कर दिए हैं? क्या छगन भुजबल जी दूध के धुले हो गए? क्या अजीत पवार आपके डिप्टी सीएम हो गए तो वो दूध के धुले हो गए क्या? जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे नहीं डांटते हैं। अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं और अपने स्टेट का जहां जहां जीतते हैं उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। और इनके तो बिहार प्रदेश में तो 100-100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं साहब। इंजीनियर्स के पास 10 करोड़ रुपए तो जला देते हैं, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं पाता है। यह है सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार, जिसको भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये तो प्रज्वल रवन्ना टाइप के लोगों को बुलाते हैं, मंच शेयर करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो शायद जेल की सलाखों में नहीं जाता। और देश के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है ना, ललित मोदी, नीरव मोदी, उनसे टैक्स लेके उनको देश का निकाला कर दिए। ये नया इन लोगों ने लोकतंत्र में नई चीज निकल लेके आए देश में हमारे। और बात करेंगे बड़ी बड़ी, अरे न इनका नैता है न नीयत है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है, 20 सालों से बैसाखी के सहारे पे है। एक सीएम फेस नहीं, जो डिप्टी सीएम बना हुआ है वो हमारे पाठशाला का विद्यार्थी है। ठीक है, ये हालत है इनकी साहब। भूपेंद्र यादव जी, देखिए इनकी पाठशाला के विद्यार्थी आपने ले रखे हैं, सम्राट चौधरी हो या कोई और हो, और यहां पर आपको कह रहे हैं कि आप कैसी पार्टी है जो बैसाखी के सहारे इतने दिनों से चले जा रहे हैं बिहार में। ऐसा है, मैं बता दूं दीपक जी, ये जो टीवी चैनल पर बैठ के गुड गुड बात करते हैं, गौ माता के चारा का जो है ना ये जिक्र नहीं करते हैं, इसलिए कि उसका ये दोहन करते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद यही तो एक बहुत बड़ा करिश्माई काम किया रे भाई, कि आप जो है ना गौ माता को पूजो, आप गौ माता को पालो, पूरा जदुवंश को जो है ना मतलब आंख में धूल झोंक दिया। एक तरफ जो है ना मुसलमान भाई के दोहन करने के लिए गौ माता का। तो ये सारी चीज जो है ना बिहार की अब जदुवंश जो है ना पब्लिक डोमेन में आ गया है। और लालू प्रसाद, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इतना बड़ा ठग निकले, पूरे देश की जनता जानती है। अभी देखिए IRCTC में जो है ना कन्विक्टेड हो गए। और हमारे बिहार की राजमाता कहे जाने वाली माननीय राबड़ी देवी जी, वो 420 के जो है ना मुजरिम बन गई रे भाई। हमारे तेजस्वी जी 420 के मुजरिम बन गए। अब देखिए कि जो है ना आज राघोपुर में ये 2 जगह चुने थे दीपक जी बिहार की धरती को, चूंकि जिस गांव से ये आते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, फुलवड़िया गांव से, इन्होंने कभी जीवन में जो है ना इलेक्शन लड़ने का सपना नहीं देखा। इन्होंने क्या किया कि बिहार के जो है ना दानापुर का जदुवंश का काऊ बेल्ट को चुना और राघोपुर का जदुवंश का काऊ बेल्ट को चुना, और चुन करके इनको 35 साल से जो है ना राघोपुर के दोहन और शोषण किया और वहां की सम्मानित जनता को निरीह प्राणी बना दिया। जो गौ माता को चारा खाने वाला व्यक्ति, कैसे देखिए ईमानदारी की तरह जो है ना लालू प्रसाद जी ये क्या किए कि एक गरेड़ी पूरे बिहार के दीपक जी अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका टाइम खत्म। आप बन गए। तो बिहार की राघोपुर की सम्मानित जनता अब की जो है ना तेजस्वी को तित्तिर पकड़ लिया। तीसरा बार भूपेंद्र यादव जी रुक जाइए, ब्रेक भी लगाया करिए। भूपेंद्र जी आपके 60 सेकंड खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं अनुप्रिया यादव जी के पास आऊंगा, उसके बाद आरजू खान के पास आऊंगा, क्योंकि मुझे अब दिखाना है कि जेडीयू ने आज अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में क्या क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास रहा। एनडीए की ओर से बीजेपी